हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिक्स में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था कि ऑप्टिक्स कैसे डेवलप हुई है। और उसमें मुख्यतः हमने सबसे पहला ऑप्टिक्स हमने रे ऑप्टिक्स की बात की थी, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स की डेवलपमेंट की बात की थी, एंड थर्ड हमने देखा था क्वांटम ऑप्टिक्स। लेकिन जो 10th की सिलेबस है उसमें रे ऑप्टिक्स ही हमें पढ़ना है। तो इस रे ऑप्टिक्स में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, चलिए उसका एक लुक ले लेते हैं, देन आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला स्टडी रहेगा वो स्टडी रहेगा एप्रोक्सीमेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। इसका मतलब ये है कि रे ऑप्टिक्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या अप्रॉक्सीमेशन लिए गए हैं, क्या क्या एजम्पशंस लिए गए हैं, उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट इसका रियली सिलेबस में मीनिंग है, इसलिए हमें इसको चर्चा करना जरूरी है। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। इस रिफ्लेक्शन का जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहले 10th की सिलेबस में आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की चर्चा करेंगे। थर्ड हम देखेंगे इसमें रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। एंड इसका जो फोर्थ पार्ट रहेगा रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर। तो इतनी चर्चा हम रिफ्लेक्शन में करेंगे। इसके बाद हम इसमें थर्ड स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में। रिफ्रैक्शन फिनोमिना में भी इसी तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। ये ग्लास स्लैब भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास स्लैब। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। मतलब इसमें लेंस का स्टडी करेंगे। इसके बाद हम चौथा टॉपिक स्टडी करेंगे डिस्पर्सन। डिस्पर्सन पे भी हम लोग दो तरीके से स्टडी करेंगे। पहला डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू स्लैब। इसको ग्लास स्लैब ही ले लेते हैं। एंड हम इसमें दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म में लाइट को जब पास करते हैं तो किस तरीके से लाइट का डिस्पर्सन होता है, उसका हम स्टडी करेंगे। इसमें फिफ्थ रहेगा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। तो ये बेसिकली 10th का सिलेबस है। इतना सभी चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। लेकिन जब भी इन सब का हम स्टडी करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि रे, और रे किसका? लाइट का।
तो सबसे पहले हमारे को ये समझना चाहिए कि लाइट का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सोर्स ऑफ लाइट की चर्चा करने वाले हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट जो होता है दो प्रकार से होता है। पहला सोर्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स, एंड दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सोर्स ऑफ लाइट, इसका पहला टाइप होता है सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा, इसका दूसरा टाइप होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो जब भी हम ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट की चर्चा करते हैं तो इसमें बेसिकली हम ऐसे बॉडी की चर्चा करते हैं जो खुद से साइन होते हैं, सेल्फ साइन होते हैं, जैसे कि हमारा सन। तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा सन, क्योंकि सन के पास उसकी खुद की लाइट है, वो किसी दूसरे लाइट पर आधारित नहीं होती, किसी दूसरे के लाइट पर आधारित नहीं होती। तो जो सन है, सन जो है सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी इल्यूमिनेटेड बाय सेल्फ। ये खुद के द्वारा इल्यूमिनेटेड होते हैं, खुद के द्वारा ये साइन करते हैं। तो ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सन। लेकिन वहीं अगर हम मून की बात करें तो मून के पास अपना खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, वो खुद से साइन नहीं होता। तो जो ऐसे बॉडी होते हैं जो खुद से साइन नहीं करते, बल्कि उस पर किसी दूसरे सोर्स से लाइट आने के बाद वो या तो रिफ्लेक्ट करते हैं या रिफ्रैक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे बॉडी को हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, बॉडी इधर रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट others light which is fallen on the body। ये उस कैटेगरी के बॉडीज होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि ये दूसरे के लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं और ये दूसरे के लाइट को या तो रिफ्लेक्ट करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे, मतलब रिफ्रैक्ट करेंगे। तो ये ऐसे बॉडी होते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल यही हैं। इनफैक्ट जो हम चीज़ों को देखते हैं, चाहे हम बुक की बात करें, चाहे हम घर में अलमीरा की बात करें, चाहे हम अपने हेयर की बात करें या किसी दूसरे की बॉडी की बात करें, कोई भी आसपास की जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं इन जनरल वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती। लेकिन वहाँ पे जब सन की लाइट पड़ती है या फिर हमारे बल्ब से जो लाइट डेवलप हो रही है वो उस पर पड़ती है, तो वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। दिखाई इसलिए देती है क्योंकि वहाँ से एक लाइट हमारे आँखों तक पहुँच रही है, रिफ्लेक्ट होके या ट्रांसमिट होके, उसकी वजह से वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। जब चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है। जैसे अलमीरा की बात कर लें, बुक की बात कर लें, हमारे आसपास कैलकुलेटर की बात कर लें या कोई दूसरे व्यक्ति की बात कर लें, चेयर की बात कर लें, टेबल की बात कर लें, आसपास में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं हम उनकी बात कर लें। ये सभी की सभी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को और इस वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो वो भी ऑप्टिक्स के परिभाषा के अनुसार सोर्स ऑफ लाइट हैं।
लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली बोलें कि वो सोर्स ऑफ लाइट है क्या, तो उसका आंसर रहेगा नो, दे आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट, बल्कि वो किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है, और उस पर जब वो लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, उसकी वजह से वो हमें दिखाई देते हैं। चूंकि हमें दिखाई दे रहे हैं, हम आई को एज ए लेंस मानते हैं। आई में जो हम, आप सभी को पता होगा कि आई में एक लेंस लगा होता है, उस लेंस में से होके एक रेज आती है, हमारी रेटिना में टकराती है, उसके वजह से हमें सेंसेशन डेवलप होता है और हमें लगता है कि कोई वस्तु दिख रहा है। तो इन सभी प्रोसीजर में हमें एक चीज क्लियर है, जो रे ऑप्टिक्स में हमें जो समझना है कि एक लाइट आई, एक रे की फॉर्म में आई और वो हमारे आंखों के रेटिना तक पहुंची। तो इसलिए हम रे ऑप्टिक्स की परिभाषा के अनुसार ऐसे बॉडी को भी सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं, लेकिन वो सोर्स ऑफ लाइट है ही नहीं, उसमें कोई दूसरे वस्तु के लाइट पड़ने के कारण वो हमें दिखाई देने लगी हैं। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, आपको ये समझना होगा। हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, जब हम सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, कैसे वो साइन कर रहे हैं, उसके आधार पे हमने इसको कैटेगराइज किया है। वो सेल्फ ल्यूमिनस है या फिर नॉन ल्यूमिनस है, उसकी कैटेगरी के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। हम इसकी सेकंड कैटेगरी भी ले सकते हैं और उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक ऐसे बॉडी होते हैं जो ऑल डायरेक्शन में लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस लाइट इन ऑल डायरेक्शन। ये ऐसे बॉडी हैं जो लाइट को ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल सन, आपने देखा होगा कि सन चारों तरफ अपने रे को भेजता है, लाइट को भेजता है। फॉर एग्जांपल बल्ब, अगर मैं बल्ब की बात करूं, तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब भी क्या करता है, चारों तरफ लाइट की किरणों को इस तरीके से भेजता है। तो ये आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ लाइट में आते हैं। इसका एक दूसरा कैटेगरी भी है, एन आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ लाइट। ये एन आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ लाइट ऐसे सोर्स ऑफ लाइट हैं जो केवल एक डायरेक्शन में लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन। ये केवल एक डायरेक्शन में लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेजर, लेजर में छोटी छोटी बैटरी लगी हुई हैं और मान लीजिए ये केवल एक डायरेक्शन में लाइट को इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, और इसकी जो कलर होती है लेजर की, वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, मतलब केवल एक ही कलर उसमें होता है, या तो रेड का होगा या वो ग्रीन का होगा, लाइक दिस। लेज़र क्या होता है, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करिए, आपको लेज़र पता चल जाएगा कि लेज़र क्या होता है। एक छोटा सा पेंसिल टाइप का भी लेज़र आता है, और अगर हम उसको स्विच ऑन करेंगे तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वहाँ से भेजता है, मतलब एक सिंगल कलर का। तो ये जो होता है केवल एक डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लाइट निकल के इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, या पीछे की ओर जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी डायरेक्शंस में नहीं जाती हैं, केवल एक डायरेक्शन फॉलो करती है। इसलिए ऐसे जो जो सोर्स ऑफ लाइट हैं उनको हम एन आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये हो गया दो कैटेगरी, हमने दो टाइप से इसकी कैटेगराइजेशन कर लिया है, एक सेल्फ ल्यूमिनस बेसिस पे, नॉन ल्यूमिनस बेसिस पे, दूसरा आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक बेसिस पे। एक इसका थर्ड कैटेगराइजेशन भी है। उसमें पहला कैटेगराइजेशन होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एंड दूसरा पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट।
मोनोक्रोमेटिक मतलब ये ऐसे सोर्स ऑफ लाइट हैं जो केवल एक ही वेवलेंथ के, ओनली सिंगल वेवलेंथ की लाइट डेवलप करते हैं। तो इनके पास क्या रहती है? सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ, एक ही सिंगल वेवलेंथ, मतलब एक ही कलर होगा। यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी कलर एक ही होगी। हो सकता है वो रेड हो सकता है वो ग्रीन हो सकता है वो येलो हो सकता है वो ऑरेंज हो, जो भी होगी इसकी केवल एक ही कलर होगी यहां से जो लाइट निकलेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लेजर। लेजर जो होती है वो होती है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। लेजर आपने देखा होगा, अक्सर मेले में हम देख सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट में भी लेजर का देख सकते हैं कि किस तरीके से लेजर होती हैं। तो उसमें क्लियर लिखा रहता है कि ब्लू कलर का लेजर चाहिए, ग्रीन कलर का चाहिए, रेड कलर का चाहिए या येलो कलर का चाहिए, लाइक दिस। तो इनके जो कलर होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। तो आपको अलग अलग कलर की लेजर मिल जाएंगी, स्पेशली रेड, ग्रीन एंड येलो, ये कॉमन टाइप हैं, ये मिल जाती हैं लेजर की। तो आप फ्लिपकार्ट पे चेक करिए लेजर क्या चीज़ होता है, आपको वहाँ पे समझ में भी आ जाएगा अगर आपने आज तक कभी लेजर नहीं देखा होगा। और लेजर का यूज हम अधिकांश फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ खासियत है। उस खासियत के बारे में अभी हम थोड़ा देखेंगे। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, चाहे वो रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट हो, इन सब के लिए हम लेजर का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसकी स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज़ करना पसंद करते हैं। दूसरा होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। इसमें क्या होता है, ये ऐसे लाइट उत्पन्न करते हैं जिसमें मोर देन वन वेवलेंथ हो सकते हैं, या फिर हम कहें ज़्यादा अच्छा आसान शब्दों में मोर देन वन कलर हो सकते हैं। ये इस तरीके से सोर्स होते हैं जो मोर देन वन कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल सन। जो सन है, आपको पता होगा कि सन जो लाइट डेवलप करता है उसमें जो कलर्स होती हैं हम उसको 7 कलर्स से जानते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? सन। और वो 7 कलर क्या होते हैं? विबज्योर। हमको ये पता है कि जब इंद्रधनुष बनती है, हमको ये पता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रिज्म को लेकर या स्केल को लेकर, आप स्केल जो आपके पास मेजरिंग स्केल होता है उसको भी आप थोड़ा टिल्ट करके सनलाइट पास करोगे तो उसमें भी डिस्पर्सन इफेक्ट आता है। और इस तरीके से विबज्योर, सन जो व्हाइट लाइट जो हमें लगती है व्हाइट, वो बेसिकली अलग अलग उसके रंगों में बिखर जाती है। और ये सतरंगी होते हैं, VIBGYOR। इसका मतलब है, V का मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड। तो इस तरीके से 7 कलर न्यूटन ने बताए थे। ये जो पहली बार इन कलर का जो परिभाषा है वो किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। और न्यूटन ने इनके वेवलेंथ्स भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से रेंज के वेवलेंथ्स होते हैं इनकी। जो मैं यहाँ लिखा हूँ कि मोर देन वन वेवलेंथ, तो मैं वो रेंज भी आपको बताऊंगा। थोड़ी देर बाद हम देखने ही वाले हैं विबज्योर क्या चीज़ है। तो इस तरीके से हम सोर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फिर से मैं आज वो हिस्ट्री की चर्चा करना चाहूँगा। ये तो हमने सोर्स की बात कर ली कि ये सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं या नॉन ल्यूमिनस होते हैं। सिमिलरली हमने ये चर्चा कर लिया है कि आइसोट्रॉपिक सोर्स होते हैं या एनिसोट्रॉपिक सोर्स होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि मोनोक्रोमेटिक होते हैं या पॉलीक्रोमेटिक होते हैं। लेकिन इन सब से फिर से अगेन मेरा वही आपको अट्रैक्शन दिलाना है फिजिक्स की ओर कि क्या आपने इन सभी डेफिनेशन से फिजिक्स सीखा? क्या आपको समझ में आया? तो सिंपल सा आंसर रहेगा नहीं। ऐसे लेक्चर्स देख के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमें रियली फायदा कब होने वाला है? जब हम अपने आसपास की चीजों को देखें, आसपास की चीजों से अंडरस्टैंडिंग ले इन्हीं परिभाषा को। इसी परिभाषा को मैं अगेन एंड अगेन अभी रिपीट करने वाला हूं। आप अपने मन में लेके चलिए कि इनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे आसपास के दैनिक जीवन से उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं सन की ही चर्चा करूंगा। सन हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ये आदि काल से चला आ रहा है। सन हमें प्रकाशित करते हुए आए हैं, हमें ज्ञान से भी प्रकाशित कर रहे हैं और इस दुनिया को उनके आभा मंडल से भी प्रकाशित कर रहे हैं।
मतलब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला रहे हैं। उनके प्रकाश फैलाने के कारण अगर इन जनरल हम दिन कहते हैं तो उस दिन में हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। चीज़ें तो तब भी थी जब रात था, चीज़ें तब भी है जब दिन है, लेकिन नहीं दिखाने और दिखने के बीच में केवल एक ही चीज़ है और उसका नाम है प्रकाश। तो प्रकाश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। प्रकाश के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं और इस सन के प्रकाश के कारण ही चीज़ों का दूसरा परिभाषा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। वो जो चीज़ें हैं जो पहले नहीं दिखती थी वो चूंकि हमें दिखने लगी, अर्थात वहाँ से एक लाइट की किरण हमारे आंखों तक पहुँची, इसलिए अब उस चीज़ों को भी हम सोर्स ऑफ लाइट के कैटेगरी में रख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, और उसको हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये तो हो गई कि जब दिन होती थी पुराने ज़माने में तब चीज़ें दिखती थी, तो लोगों को लगा कि यार क्यों ना हम रात में भी चीज़ों को देखने लगें। और यही जिज्ञासा जो रात में चीज़ों को देखने के लिए, रात में चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वही जिज्ञासा धीरे 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 बल्ब का निर्माण करने लगी। इलेक्ट्रिसिटी से हमारा ये जो पूरा दुनिया है वो चलने लगा रातों को। तो इनके बीच क्या है? सन रात हो गई, रात होने पे एक जिज्ञासा डेवलप हुई। और आपने देखा होगा कि जब मेंटोस जिंदगी दिखाता है, मेंटोस का जब एग्जाम्पल आता है तो एक मसाल लेके दौड़ने लगता है, एक आदि मानव अपना मसाल लेके दौड़ने लगता है। तो ठीक उसी तरीके से नो डाउट डेवलपमेंट हुई होगी, जैसे मेंटोस में दिखाता है, कुछ हद तक तो सही दिखाता ही है। तो लोगों ने लगा कि नहीं अब मसाल रखना चाहिए, तो मसाल के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए या फिर कुछ ऑयल चाहिए। तो लोगों ने धीरे धीरे मन में यही चीज़ें एक अलग फॉर्म में परिवर्तित होने लगा। लोगों ने आग जलाना सीखा, आग जलाने के कारण लोगों ने मसाल बनाना सीखा। थोड़ा सा और अच्छे वर्जन में लोगों ने दिए बनाने सीखे। लोगों ने दिए बनाने सीखे, जो दीपक आज हम इन जनरल हम लोग दीपावली में जलाते हैं, ऐसे लोगों ने घर में दिए जलाना चालू किया। धीरे धीरे यही दिए का फॉर्म जो है वो लालटेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो उसके बाद और भी अगर हम फिजिक्स का बात करें तो लोगों ने वैक्स से जो मोमबत्ती है वो बनाना चालू किया। तो ये तो थी बहुत रॉ कि आपने ऑयल का यूज़ करके दिए जलाए, आपने वैक्स को यूज़ करके दिए जलाए, या आपने डायरेक्टली गैस का यूज़ करके। अगर हम इन जनरल इतिहास को देखें तो 1850s तक, अगर हम 1850s की बात करें तो यूरोपियन कंट्री की बात करें या यूएस की बात करें तो वहाँ के स्ट्रीट्स में जो लैंप लगे होते थे वो लैंप बेसिकली गैस के लैंप होते थे। आप कभी विकिपीडिया पे देखिए कि गैस का लैंप दिखता कैसा है, तो बहुत अच्छा दिखेगा, एक अलग टाइप का, वो लालटेन टाइप का ही है, उसका एडवांस वर्जन है बेसिकली। मुझे लालटेन याद है एक बचपन में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 1990s के आसपास की बात कर रहा हूँ या 1995 के आसपास की बात करता हूँ। घरों में तब भी लालटेन यूज़ किया करते थे, इनफैक्ट आज भी यूज़ करते हैं गाँव में। लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट केरोसिन बंद कर रहा है तो लालटेन का चलन भी कम होते जा रहा है, अदरवाइज इंडिया में आज भी उसकी चलन थी। तो रातों में अक्सर क्या होता है, जब लाइट कट हो जाए तो लालटेन का सहारा अब भी लेते हैं, मोमबत्ती का सहारा हम अब भी लेते हैं, अगर हमारे पास इन्वर्टर एटसेट्रा नहीं हो तो ये जो सोर्स है सब इसी तरीके से डेवलप हुआ। तो आपको याद होगा तारे ज़मीन पे मूवी जो आई थी, उसमें आमिर खान जब पूछता है ईशान को, कि ईशान ने इनफैक्ट पूरे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस को पूछता है कि सबसे पहले बल्ब किसने इन्वेंट किया था, तो ईशान अवस्थी जो रहता है फट से जवाब देता है कि थॉमस एल्वा एडिसन। तो यस, ऑप्टिक्स की दुनिया में एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जब बना, वो भी सक्सेसफुली, तो वो थॉमस एल्वा एडिसन थे। उन्होंने एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट इस दुनिया को प्रदान किया। लेकिन क्या रियली वो फर्स्ट इन्वेंटर थे लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के लिए? नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किए थे। उसमें से मैं सबसे पहला अगर नाम लूँ हिस्ट्री में तो 1806 ईयर चूज करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले 1806 में इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प बना था।
तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं और इस हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे और कुछ और भी चीज़ें एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि थॉमस एल्वा एडिसन से पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जो रेगुलर वर्क कर रहे थे और 1806 पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से लाइट डेवलप करने का काम हम्फ्री डेवी ने किया था और इन्होंने जो लैंप बनाया उस लैंप का नाम होता है इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। ये इलेक्ट्रिक आर्क लैंप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण लाइट प्रोड्यूस करती थी, लेकिन इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये बहुत कम समय के लाइट प्रोड्यूस करती थी और इस कारण से इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो है वो स्पार्क जनरेट हो गई बल्ब बनाने की प्रोसेस का। उसके बाद सबसे पहले जो प्रैक्टिकल यूज़ में होने वाली बल्ब अगर किसी ने बनाया तो उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है तारे ज़मीन वाला वो वाला सीन। अब इस थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाया उस बल्ब का नाम हम इन जनरल उनको कहते हैं इनकैंडिसेंट बल्ब या लैंप। ये बेसिकली है क्या, जो ऑर्डिनरी बल्ब आपने देखा होगा पहले ज़माने में इनफैक्ट आया करते थे, आजकल के शायद बच्चे ना भी देखे हों, लेकिन एक बल्ब आया करता था जिसमें टंगस्टन के वायर हुआ करते थे, तो उसी का नाम है बेसिकली इनकैंडिसेंट बल्ब या इसको ऑर्डिनरी बल्ब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो इससे जो लाइट आती है थोड़ी सी येलोविश वाइट होती है, तो इसी येलोविश वाइट को सुधारने के लिए हमने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद अमेरिकन लाइट कंपनी ने 1939 को वर्ल्ड्स फेयर में मतलब मेले में उन्होंने एग्जीबिशन दिया और एग्जीबिशन दिया तो इसमें एक नए टाइप के बल्ब का एग्जीबिशन दिया और इस टाइप के बल्ब को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब या ट्यूब। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लोरेसेंट बल्ब या ट्यूब है क्या, तो आपने इन जनरल इसको साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं ट्यूब लाइट। आपने देखा होगा कि एक ट्यूब होता है, एक लगभग 1 मीटर आसपास का एक ट्यूब होता है, उसमें वाइट कलर एक कांच होती है और कांच के अंदर एक वाइट कलर की पेंटेड होती है और उस कारण से एक बहुत अच्छा वाइट लाइट आपको दिखाई देता है। तो इस टाइप के जो लाइट का आविष्कार या इस टाइप से जो बल्ब का आविष्कार कब किया गया था, 1939 को। और इसको किसने बनाया था, अमेरिका के लोगों ने बनाया था और अमेरिकन लाइट कंपनी ने इसको बनाया हुआ था और वर्ल्ड फेयर में दिखाया था। तो ये तब से इसको फ्लोरोसेंट ट्यूब या फ्लोरोसेंट बल्ब के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद 1960 को थोड़ा सा लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें थोड़ा और वर्क हुआ और यहां पे लेजर बना। फर्स्ट टाइम जो लेजर बना वो रेड कलर का था और इसको किसने बनाया, थियोडोरे एच मैमन ने बनाया। तो ये लाइट 1960 में जो लेजर बनी वो 1960 में बनी है। उसके बाद 1962 में एलईडी बनी। ये एलईडी जिसका चलन आजकल बहुत ज़्यादा है इन द फॉर्म ऑफ हमारे हाउस होल्ड लाइट के फॉर्म में। पहले छोटी छोटी एलईडी आया करती थी, लेकिन अभी इसी एलईडी का एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। आजकल ये लाइट के बल्ब के फॉर्म में भी आने लगी हैं। आजकल हम लोग CFL के बल्ब को रिप्लेस करके एलईडी के बल्ब लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है और लगभग इक्विवेलेंट व्हाइट लाइट हमें मिल रही है। तो ये जो एलईडी होती है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। उसी प्रकार लेजर का भी फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका ये अलग टाइप का एक मेथड है, उससे ये सभी मेथड के अकॉर्डिंगली इनके नाम दिए गए हैं। अगर आप फ्लोरोसेंट
का भी नाम देख रहे हैं तो फ्लोरोसेंट में एक कोटिंग होता है जिसको हम फ्लोरोसेंट कोटिंग या फॉस्फोर कोटिंग कहते हैं। उस कोटिंग में जब यूवी रेज पड़ता है तब ये लाइट डेवलप करता है। तो ये सब के अलग अलग टाइप हैं। ऐसा नहीं है कि इनकैंडिसेंट बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर लेजर या एलईडी सब एक ही टेक्नोलॉजी है, उसका एडवांस फॉर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी से अपने लाइट डेवलप कर रहे हैं। लेकिन दो टेक्नोलॉजी थोड़ा कंबाइंड है, वो है 1976 में एडवर्ड ई हैमर ने बल्ब बनाया जिसको हम बोलते हैं CFL। अब ये CFL है क्या चीज? CFL एंड ये जो फ्लोरोसेंट बल्ब देख रहे हैं बेसिकली दोनों सेम टेक्नोलॉजी हैं। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम टेक्नोलॉजी हैं, उनका जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये क्या है, ट्यूब के फॉर्म में था, उसी ट्यूब को जब मोड़ दिया गया, कॉम्पैक्ट बना दिया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। मतलब ये फ्लोरोसेंट लाइट तो है लेकिन कॉम्पैक्टेड वर्जन में है। आजकल आपने देखा होगा इसमें भी ट्यूब होते हैं। CFL कैसी होती हैं? इस तरीके से CFL में दो इस टाइप से ट्यूब निकले होते हैं और ये जो ट्यूब होती हैं वो ट्यूब इस टाइप से स्पायरिकल ऐसा शेप में होती हैं। ये जो ट्यूब होती हैं इस टाइप से ट्यूब होके दूसरा एंड से घुस जाती हैं। आपने ऐसा देखा होगा। इस टाइप से बल्ब को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? इस टाइप से जो बल्ब होते हैं उनको CFL कहते हैं। CFL जब भी आपने देखा होगा, CFL इस टाइप से स्पायरल शेप का होता है। ये जो CFL होता है वो स्पायरल शेप का होता है। तो ये जो CFL है या फ्लोरोसेंट की जो टेक्नोलॉजी है दोनों में सेम है। लेकिन जब LED की बात करें, हम लेजर की बात करें या इनकैंडिसेंट बल्ब की बात करें या हम सन की बात करें, इन सब की टेक्नोलॉजी अलग है। सन में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उस न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण वहाँ पे एनर्जी डेवलप होती है, रेडिएट करता है चीज़ों को। तो सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, सब में कॉन्सेप्ट अलग हैं, सब में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अलग है। मैं ऐसा क्यों बताया आपको? आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हैं उनके प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, भले ही हम नो डाउट हम उसको यूज करते हैं। तो ये तो था ऑल अबाउट सोर्स ऑफ लाइट। इसमें एक चीज छूट गया मेरा, वो है कैंडल। वो इन जनरल आपको पता है कि उसमें एक ऑयल होता है या वैक्स होते हैं, वो जलते हैं और फ्लेम डेवलप करते हैं। उस फ्लेम के कारण कुछ लाइट डेवलप होती है, तो वो भी सोर्स ऑफ लाइट है। तो अभी हमें एक चीज क्लियर हो गया कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। सोर्स ऑफ लाइट हमें इतना क्लियर हो गया है कि जितने भी टाइप हमने देखे, चाहे हम किसी भी प्रकार की बल्ब की बात करें, तो जो बल्ब है वो बल्ब कौन से टाइप में फॉल करेगा? ल्यूमिनस टाइप, सेल्फ ल्यूमिनस टाइप या फिर नॉन ल्यूमिनस? तो हमारा सिंपल आंसर रहेगा सेल्फ ल्यूमिनस टाइप है। जब वो जलने लगते हैं, ध्यान रखिएगा, जब वो जलने लगते हैं तब। अगर वो जल नहीं रहा है तब डेफिनेटली वो नॉन ल्यूमिनस टाइप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सन का रेज पड़ेगा या कोई अदर सोर्स से रेज पड़ेगा तभी वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तब वो नॉन ल्यूमिनस टाइप में चला जाएगा। रही बात क्रोमेटिक टाइप में, अगर हम क्रोमेटिक के अकॉर्डिंगली देखें कि मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक है, तो ये तो हमें क्लियर है कि जो लेजर है, लेजर मोनोक्रोमेटिक टाइप का है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के वेवलेंथ रहता है। व्हाट अबाउट LED, व्हाट अबाउट CFL एंड व्हाट अबाउट इनकैंडिसेंट बल्ब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब? अगर हम इनकी बात करें, इनकैंडिसेंट बल्ब में ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल लाइट के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डेवलप होते हैं। अब पहली बार आप वर्ड सुन रहे हैं स्पेक्ट्रम, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम किसको बोल रहा हूं। विजिबल स्पेक्ट्रम में जब भी बात करूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए विबज्योर। इसमें विबज्योर के पूरे कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। किस में? ऑर्डिनरी लाइट में या इनकैंडिसेंट बल्ब में सभी प्रकार के लाइट के कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, पूरा विबज्योर यहां पे अवेलेबल रहता है। लेकिन व्हाट अबाउट फ्लोरोसेंट बल्ब? अगर हम फ्लोरोसेंट बल्ब की बात करें तो इसमें सभी प्रकार के विबज्योर अवेलेबल नहीं होते हैं, भले ये व्हाइट दिखाई देते हैं। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि जो चीज व्हाइट दिखती है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सभी प्रकार के विबज्योर के सभी कंपोनेंट अवेलेबल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमको एक मिथ ऐसा होता है कि सन से जो लाइट आती है
है वो व्हाइट दिखती है, व्हाइट दिखने के कारण उसमें विबज्योर अवेलेबल है, इसलिए जो बल्ब भी जो सफेद लाइट डेवलप कर रहा है तो उसमें भी विबज्योर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमें लाइट दिख रही है, जो आसपास में जितने भी लाइट हमें व्हाइट दिखती हैं, जो आर्टिफिशियली हमने डेवलप की हैं, उसमें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया, इनकैंडिसेंट बल्ब की बात करें तो यस, इसमें विबज्योर अवेलेबल है, लेकिन अगर हम फ्लोरोसेंट बल्ब की बात करें तो नो, इसमें विबज्योर अवेलेबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम अगर लेजर की बात करें तो लेजर में तो डेफिनेटली विबज्योर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, या तो ये रेड होगा, या तो ये ग्रीन होगा, या तो ये समथिंग एल्स येलो होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि इसमें विबज्योर अवेलेबल है, नहीं है। तो अगर आप लेजर को लेकर डिस्पर्सन वाला एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप किसी प्रकार का डिस्पर्सन इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लेजर में तो ऐसा है ही नहीं। किसको डिस्पर्स करेगा, कौन से लाइट को डिस्पर्स करेगा, ये तो करेगा ही नहीं। तो इसमें डिस्पर्सन इफेक्ट नहीं देख सकते हम लोग, तो ये फालतू है डिस्पर्सन इफेक्ट देखना। डिस्पर्सन इफेक्ट देखना है तो आपको इनकैंडिसेंट बल्ब यूज करना पड़ेगा या आपको सनलाइट लेना पड़ेगा, तभी आप डिस्पर्सन इफेक्ट देखेंगे। उसके बाद अगर हम एलईडी की बात करें तो एलईडी में भी सभी प्रकार की विबज्योर अवेलेबल नहीं होती है। इसमें सभी प्रकार के लाइट के कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ ही कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। एलईडी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ लाइट, एलईडी एंड जो फ्लोरोसेंट लाइट होती हैं वो दोनों सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ ही कंपोनेंट होते हैं विबज्योर के। ठीक उसी तरीके से CFL की बात करें तो CFL भी क्या है, वो तो FL ही है, फ्लोरोसेंट लैंप ही है, फ्लोरोसेंट लाइट ही है। तो इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट नहीं होंगे, कुछ ही कंपोनेंट होंगे। तो इस तरीके से हमें एक चीज क्लियर हो गया कि ये मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि सभी के सभी लेजर को छोड़कर पॉलीक्रोमेटिक हैं। लेकिन अगर रियली विबज्योर की बात करें तो विबज्योर केवल इनकैंडिसेंट बल्ब में अवेलेबल है एंड सन में अवेलेबल है, अदरवाइज बाकी में विबज्योर अवेलेबल नहीं है। तो ये भी अपने दिमाग में लेके चलिएगा कि जब भी हम डिस्पर्सन वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या मैं CFL का बल्ब लेके उसमें विबज्योर मिलेगा। अगर मेरे को एक क्वेश्चन पूछा जाए तो डेफिनेटली मेरा आंसर रहेगा नो, बिकॉज उसमें सभी प्रकार के लाइट की जो विबज्योर वाली क्वालिटी है वो अवेलेबल नहीं है। अगर रियली अगर मैं इनकैंडिसेंट बल्ब से अगर मैं विबज्योर लूं तो डेफिनेटली मुझे मिल जाएगा, डिस्पर्सन इफेक्ट मिल जाएगा प्रिज्म से। तो ये तो थी बातें मोनोक्रोमेटिक को लेकर, पॉलीक्रोमेटिक को लेकर। कुछ चीजें अभी हम और भी देखेंगे। स्पेक्ट्रम, जो मैंने बात किया स्पेक्ट्रम, तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि जो लाइट होती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, और चूंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है तो वो वेव है, और वेव है तो उसमें कुछ वेव वाली कैरेक्टर भी होंगे। हम उसके वेवलेंथ की बात करेंगे, हम उसके फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा उस पर एक लुकआउट लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या चीज़। थोड़ा सा वेव का इंट्रोडक्शन भी हमें देखना जरूरी है ऑप्टिक्स क्लास में, सो दैट कि हमारा जो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, जिसको हम लैम्डा से निरूपित करते हैं, जिसको हिंदी में तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम आगे की जो चीज़ें हैं वो समझने में थोड़ा आसानी नहीं रहेगा हमें।